नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक ज़रा फुटेज देख लेते हैं। ये विज़ुअल देखिए, आपकी समझ में आएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। ये जो काली कमाई का पहाड़ अभी आपको दिखाई दिया है, ये अर्पिता मुखर्जी का जो दूसरा घर है, यानी पार्थ चटर्जी की महिला मित्र और पूर्व अभिनेत्री का जो दूसरा घर है, उसमें 27 जुलाई को जो ईडी ने रेड की है, उसमें बरामद हुआ है। एसबीआई से 3 नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई। ईडी के अधिकारी लगे और देर रात जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए, तो उस समय तक जो गणना है वो करीब-करीब 20 करोड़ पहुंच चुकी थी। 20 करोड़ का कैश और बरामद हुआ है। 21 करोड़ का कैश अर्पिता मुखर्जी के पहले घर से मिला था 23 जुलाई को। 23 जुलाई, 27 जुलाई, 4 दिन के बाद चौथे दिन जब ईडी ने इनके दूसरे घर पर छापा मारा, तो वहां से भी 20 करोड़ की गणना हो चुकी थी। यानी दोनों दिनों को मिलाकर के 41 करोड़ रुपए का कैश अब तक बरामद हो चुका है और करीब 3 किलो सोना मिला है। कुछ ज्वेलरी है, कुछ दूसरी चीजें भी बरामद हुई हैं। 2 डायरी ऑलरेडी बरामद हो चुकी थी पहले घर से ही। उन डायरियों में बहुत लोगों का कच्चा चिट्ठा है, उसमें फ़ोन नंबर भी हैं, उसमें उनके एड्रेस भी हैं, किसको कितनी रकम कब-कब गई है, जानकारी है। आई कितनी है, कहाँ से आई है, इसकी जानकारी अर्पिता मुखर्जी को भी नहीं है। ये अर्पिता का ईडी के अधिकारियों को कहना है। अर्पिता ने ये भी साफ-साफ शब्दों में कहा कि पार्थ चटर्जी हर 10 दिन में उनके घर आते थे, इनके लोग आते थे। जिस घर में ये सारा पैसा, सारा कैश डंप किया हुआ था, उस कमरे में ये लोग जाते थे और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। जो भी नया पैसा आता था उसको वहीं ये पैकेट में बना करके डालते थे। उन्हें जानकारी नहीं थी कि ये जब आते थे तो और कितना कैश लेकर के आते थे। इसका मतलब ये है कि अब तक 41 करोड़ का कैश तो 2 घरों से ही बरामद हो चुका है। अभी गणना जारी थी जिस समय हम ये बात कर रहे हैं। और जो बेलघरिया टाउन स्थित जो इसके 2 फ्लैट हैं, उनको सील किया गया है और कई तरह की दूसरी जानकारियां भी आ रही हैं। इनकी जैसे-जैसे पुष्टि होगी, ये मीडिया के ज़रिए आपको मिल ही जानी है, ये तो बिल्कुल तय है। और जो जानकारी अभी मेरे पास है, उनके हिसाब से ममता बनर्जी ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उसमें चर्चा तो इस बात की है कि पार्थ चटर्जी का इस्तीफा लिया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि जब चिट फंड घोटाला हुआ था, तब भी ममता बनर्जी ने
जो इनके मंत्री थे मदन मित्रा, जिनका नाम आया था, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनका विभाग उनसे लेकर के यानी इस्तीफा लेकर के अपने पास रख लिया था। ममता बनर्जी टीटागढ़ में थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की कि मीडिया में जो एक कंगारू अदालत है, वो लगाई जा रही है और जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, इससे वो नाराज हैं, इससे वो खुश नहीं हैं, नाखुश हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी मीडिया के बारे में की थी। जो अर्पिता है वो सहयोग कर रही है ईडी का, जो पार्थ चटर्जी हैं वो ईडी के सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे हैं। जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया गया था और मेडिकल करा करके ये लौट रहे थे, मीडिया ने इनसे पूछा आप इस्तीफा देंगे? तो इन्होंने चिल्ला करके कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं? ऐसा कौन सा कारण है? आप समझ सकते हैं कि आजकल की राजनीति और आजकल के जो मंत्री वगैरह हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किस हद तक बेशर्म हो चुके हैं, अनैतिक हो चुके हैं। इतना बड़ा कैश का भंडार मिलने के बावजूद वो उल्टे मीडिया पर चिल्ला करके ये पूछते हैं कि मैं इस्तीफा क्यों दूं? ऐसा क्या हो गया? जो मोटी सूचनाएं हैं अर्पिता मुखर्जी को, जो ईडी का सीजीओ ऑफिस है, उसके वुमन लॉकअप में रखा गया कल रात। मंगलवार सुबह 10 बजे से फिर दोनों से पूछताछ हुई, दोनों को अलग-अलग कमरों में रखा गया था। पार्थ चटर्जी से प्रॉपर्टी के बारे में, टीचर्स के अपॉइंटमेंट लेटर्स के बारे में, उनके घर से जो एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, उनकी फोटोकॉपी के बारे में, अर्पिता ने एक्चुअल में ईडी के अधिकारियों के सामने ये स्वीकार किया कि उनके घर को पार्थ चटर्जी मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। और जो जानकारी मिल रही है, शिक्षक भर्ती घोटाले में कई टीएमसी पार्षदों, कुछ व्यापारियों को भी समन भेजे गए हैं पूछताछ के लिए। और ईडी की एक टीम स्कूल शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर भी पहुंची, जहां कई अधिकारियों से उसने सवाल जवाब किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो महानेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने अपने इन आरोपों को फिर दोहराया है कि इस पूरे भर्ती घोटाले में केवल अर्पिता मुखर्जी नहीं, एक और महिला मोनालिसा दास, जो इनकी करीबी हैं पार्थ चटर्जी की और जिनके पास करीब 10 फ्लैट हैं, वो भी इन्वॉल्व है। सुनने में ये आ रहा है कि मोनालिसा ने इससे खंडन किया है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, लेकिन ईडी जल्दी ही मोनालिसा को भी पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। एक और विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी ईडी ने पूछताछ की है। और जो 2 डायरी मिली थी जिनके बारे में सुनने में आ रहा है ब्लैक डायरी है, तो उनके बारे में भी पूछताछ हुई है अर्पिता मुखर्जी के साथ। ममता बनर्जी उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर बरस रही हैं और वो कह रही हैं कि आप तय मान लीजिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं होने जा रही है। ये जो आज नई दिल्ली में
सोनिया गांधी से तीसरे दौर की बातचीत हुई, पूछताछ हुई। उसके बाद उनको जाने दिया गया। कोई फ्रेश उनको समन जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ईडी ने जो पूछताछ करनी थी वो कर ली है, निपटा ली है। 12 घंटे की पूछताछ इनसे 3 अलग-अलग दिन की गई है और काफ़ी सवाल इनसे पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है कि ये जो एजेएल यंग इंडिया जो 90 करोड़ का उसको लोन देना, फिर 50 लाख रुपए में उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कब्जाने की कोशिश करना, इस सब के लिए 10 जनपथ में उनके निवास स्थान पर कितनी मीटिंगें हुई थी? सोनिया ने क्या जवाब दिया है, ये तो जानकारी नहीं मिली है। लेकिन बताते हैं सोनिया गांधी ने ये कह कर के अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और ये वही बयान है जो राहुल गांधी ने भी दिया था कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ही कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के भी कोष को देख रहे थे। एजेएल में वही चेयरमैन थे तो उसका काम भी वही देख रहे थे। यंग इंडियन में भी वो शेयर होल्डर थे। तो ये सारा जो भी हुआ है इसके लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है मोतीलाल वोरा ही जिम्मेदार है। कुछ इस भाव से जवाब दिए गए हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। साथ में आनंद शर्मा भी थे। काफ़ी लंबे समय बाद कांग्रेस मुख्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए। जब से ये लोग G23 में शामिल हुए थे, तब से आनंद शर्मा को कांग्रेस नेतृत्व भाव नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दे, तो फिर उसको पूरी तरह अलग-थलग कर दिया जाता है पार्टी में। तो आनंद शर्मा हों, गुलाम नबी आज़ाद हों, ये किसी मंच पर आपको उस तरीके से दिखाई नहीं दिए होंगे। इनको महत्वहीन कर दिया गया था, अलग-थलग करने की कोशिशें हो रही थी। लेकिन जब से राहुल गांधी से सवाल-जवाब शुरू हुए हैं, हाय हल्ला कर रही है कांग्रेस दिल्ली में भी, दिल्ली के बाहर भी और अब चूँकि सोनिया गांधी के सिर पर भी आ पड़ी है, उनसे भी 3 दौर की पूछताछ हुई है, तो सबको अब बुलाया जा रहा है फ़ोन करके। तो गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को भी बुलाया गया। उन्होंने भी अपनी बात रखी जो उनको कहना था उन्होंने कहा, लेकिन अशोक गहलोत ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे बयान देना किसी के लिए भी कम से कम कोई शोभायमान तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब ईडी ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, उनकी गर्दन दबोचना और ये जो नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं जगह-जगह से, इनको एक्सपोज़ करना, इनको पकड़ना और ये कहाँ से आए हैं, वो सिरे जोड़ना, उन सारे लोगों की गर्दन को दबोचना, इनको यानी भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुँचाना, क्या ये गुनाह है अशोक गहलोत की नज़र में? और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कभी कहते हैं कि ईडी के ज़रिए सरकारें गिराई जा रही हैं, ईडी के ज़रिए विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में 100 से ज़्यादा याचिकाएँ ईडी की कार्रवाई के खिलाफ और ईडी के जो नियम कानून हैं, उनके खिलाफ याचिकाएँ दाखिल की गई थी। सब याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और ये कह दिया कि ईडी बिल्कुल सही काम कर रही है। ईडी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि उस पर उँगली उठाई जा सके। तो इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कांग्रेस मोदी सरकार को क्रिटिसाइज़ क्यों कर रही है? क्योंकि
जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ईडी हो, सीबीआई हो या दूसरी केंद्रीय एजेंसियां हों, वो बहुत तेज गति से काम कर रही हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री खुद भ्रष्टाचार पर और आतंक पर जीरो टॉलरेंस की बात कर चुके हैं, इसलिए भी अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो मनमोहन सिंह 9-10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके कार्यकाल में, टोटल कार्यकाल में ही करीब 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी ईडी ने। और नरेंद्र मोदी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके समय में अब तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कहाँ तो 9-10 साल में केवल 4,000 करोड़ की संपत्ति जब्त होना, और कहाँ 8 साल के भीतर ही 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त होना। उनके कार्यकाल में कुल मिलाकर के ही 112 छापे पड़े थे, और इनके 8 साल के कार्यकाल में करीब करीब 3,000 छापे अब तक डाल चुकी है ईडी। 2,974 छापे डाल चुकी है। 9 साल में कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में 1867 केस दर्ज हुए थे, और जब वो सरकार गई थी तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर ही 785 मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय बड़े नेताओं से, बड़ी मछलियों से पूछताछ ही नहीं होती थी। आज की तारीख में सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से भी पूछताछ हो रही है। जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, उनसे पूछताछ हुई है। जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला, उनसे पूछताछ। 2 सिटिंग मंत्री महाराष्ट्र सरकार के गिरफ्तार किए गए, जेल में डाले गए। 11 बार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो चुकी है, 5 बार राहुल गांधी से, 3 बार सोनिया गांधी से। और अभी पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं, पार्थ चटर्जी जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं ममता बनर्जी सरकार में, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सवाल मेरा ये है कि जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हमारा सिस्टम है, जो एजेंसियां हैं, उनका आतंक भ्रष्टाचारियों में क्यों नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।